नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस YouTube क्लास में। देखिए दोस्तों, कलचुरी वंश को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे कलचुरी वंश को, इसका पार्ट नंबर 3 को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में जो कलचुरी वंश के जो इससे पहले कक्षा है उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, तो आप लोगों को दे दिए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, कलचुरी वंश के ये पार्ट नंबर 3 में। देखिए, इससे पहले मैंने आपको रत्नदेव द्वितीय तक के शासकों के बारे में बता दिया था, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय के बारे में बता दिया था। उसके बाद आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा क्या, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद जाजल्यदेव द्वितीय, उसके बाद जगदेव, उसके बाद रत्नदेव तृतीय, उसके बाद प्रतापमल। ये कुल टोटल इतने शासक बचे हैं। इससे पहले वाले शासकों के बारे में मैंने आपको इससे पहली कक्षा में अच्छे से बता दिया है, डिटेल के साथ बता दिया है। आप उतना को ही पढ़ोगे तो भी आप एकदम पेपर के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पृथ्वीदेव द्वितीय से लेकर के प्रतापमल तक के शासकों को। देखिए दोस्तों, पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो कलचुरी हैं वो क्या हुए, एक लंबे समय तक का शासन किए, ठीक है। तो वो कलिंग राज से लेकर के कहाँ, प्रतापमल तक का, ठीक है। प्रतापमल तक का इन लोगों ने क्या किया, शासन किया। प्रतापमल के बाद इधर 200 वर्षों तक का अंधकार युग था, ठीक है। 200 वर्षों तक का क्या युग था, अंधकार युग था। अंधकार युग के बाद 200 वर्षों तक का, अर्थात ये तो 1222 तक का ये खुद रहे। फिर 200 वर्षों के बाद हम लोगों को एक 2 शाखा मिलती है, जिसमें एक रतनपुर में बटा हुआ मिलता है और एक रायपुर में बटा हुआ मिलता है, अर्थात रायपुर क्षेत्र में बटा हुआ मिलता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो कलचुरी वंश है, जो कलिंग राज्य अर्थात 1000 से जो चला आ रहा है अपना 1000 ईस्वी से, वो 1222 ईस्वी तक का क्या हुआ है, कंटिन्यू चला है। उसके बाद फिर 200 वर्षों तक का किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन डायरेक्ट मिलती है कब से जानकारी हम लोगों को, जब ये 200 वर्षों तक, अर्थात ये 1409 से 15 से 1300 के अंतिम अर्थात 14वीं शताब्दी की हम लोगों को अंतिम में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। और ये जानकारी मिलता है कि जो कलचुरी वंश है वह एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बटी हुई आ रही है, ठीक है। पहले तो एक सीधी रेखा में आ रही थी, ठीक है, इसका बेटा उसका ऐसा करके। उसके बाद लेकिन हुआ क्या, ये 2 शाखा में बटी हुई हम लोगों को नजर आती है, ठीक है। तो हम लोग आज उसी को पढ़ेंगे। कलिंग राज से लेकर के हम लोग जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय तक का हम लोगों ने इधर को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो बच जाते हैं ये प्रतापमल तक का, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों वंशों को, मतलब 2 शाखा में बढ़ जा रहा था, एक रायपुर और एक रतनपुर। दोनों शाखाओं को हम लोग कंटिन्यू लेके चलेंगे और उसका भी इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगा, तो ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, एकदम अच्छे से विस्तार के साथ पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले पृथ्वीदेव द्वितीय को, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय को पढ़ते हैं क्योंकि पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में हम लोगों को सबसे ज़्यादा जानकारी मिली है, ठीक है। इसी के बारे में देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं क्या, किसको, अभी सबसे पहले पृथ्वीदेव द्वितीय, इसको पढ़ते हैं। देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में क्या है, चलो यहाँ से पढ़ना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड से शुरू करेंगे तो 3 शासक कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो पृथ्वीदेव द्वितीय, देखिए दोस्तों, ये जो पृथ्वीदेव है द्वितीय है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। पहले पृथ्वीदेव ने तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, लेकिन इस पृथ्वीदेव द्वितीय के समय के आते आते तक का क्या हो गया था, इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य का ये क्या हुआ करता था, स्वामी हुआ करता था। इस कारण विद्रोह भी बहुत होते थे। इससे पहले इनका जो पिता था रत्नदेव द्वितीय के समय बहुत सारे विद्रोह हुए। मैंने बताया था 3-4 विद्रोह हुए थे, बड़े बड़े विद्रोह हुए थे। उन सभी विद्रोह में बहुत प्रमुख विद्रोह हुए थे, जिनको उन्होंने क्या किया था, असफल, मतलब उनको विफल कर दिया था, ठीक है।
उनको जो विद्रोह हुआ था, जो उनके ऊपर चढ़ाई करते थे, उनको क्या कर दिया था उसने, विफल कर दिया था। उसके बाद आए इनका पुत्र, इनके पुत्र के भी समय में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए, उसको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसके सभी कलचुरी वंश में सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र। तो कलचुरी वंशों में सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र किसके मिले हैं, ऐसा एक बार क्वेश्चन भी आया था और ये फेवरेट क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि रत्न जो आयोग है वो ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढता रहता है कि कहाँ पर लोग फंसे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र पृथ्वीदेव द्वितीय का है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से मिला हुआ है। उसका सभी जगह को नाम को तो याद नहीं करना है, 13 है और बहुत विभिन्न जगहों से मिला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखिए कि सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र किसका मिला है, तो पृथ्वीदेव द्वितीय का मिला है। ठीक है, इसके समय में। अब देखिए इसके समय में जो इसका सेनापति था, सेनापति साहिल का वंशज, सेनापति कौन, साहिल का वंशज। ठीक है, साहिल का वंशज। ये साहिल कौन है, तो साहिल के बारे में जब मैंने आपको कलिंग राज, उसके बाद कमल राज जब पढ़ा रहा था पिछली कक्षा में, तो मैंने बताया था कि जो कमल राज है वह कलचुरी, जो त्रिपुरी के कलचुरी हैं उसके क्या थे, समकालीन थे, और वहाँ के शासक गंगेदेव का समकालीन अपना कमल राज था। ठीक है, कमल राज था। उसने क्या किया था, एक साहिल नामक योद्धा को इस छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में, अर्थात अपने जो उसमें है राज्य है उसमें लाया था। ठीक है, अपना उसमें दरबार पे, और वो जो है बहुत बड़ा योद्धा था, और वो क्या करता था, युद्ध करके विभिन्न प्रकार के, मतलब बहुत सारे जगहों को जीत करके राज्य में शामिल करता था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया था, सहायता पहुँचाया था। ठीक है, ये साहिल का वंशज कौन था, तो जगतपाल। ठीक है, जगतपाल। इसी जगतपाल ने क्या किया था, इसी जगतपाल ने, आप लोगों को पता होगा, राजीव लोचन का मंदिर, राजीव लोचन मंदिर का क्या किया था, तो जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, क्या किया था, तो जीर्णोद्धार किया था। किसने किया था, तो इस जगतपाल ने किया था। इसको जगपाल भी कहते हैं। ये साहिल का वंशज था, इसने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ये वही राजीव लोचन मंदिर है जो नल वंश में हम लोग पढ़े थे, विलासतुंग शासक ने क्या किया था, इसको निर्माण करवाया था लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में। पंचायतन शैली में बना हुआ यह जो राजीव लोचन का मंदिर है, ये इसमें शिलालेख में इनके बारे में भी वर्णन मिलता है और पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसकी जानकारी, पृथ्वीदेव द्वितीय की अधिकतर जानकारी इसी मंदिर से हमको मिलती है। ठीक है, जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसी राजीव लोचन के मंदिर से हमको क्या मिलता है, इसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 फैक्ट हो गया। सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र मिले हैं पृथ्वीदेव द्वितीय की, उसकी संख्या कितनी है, तो 13। ठीक है, 13 हैं। उसके बाद साहिल का वंशज जो जगतपाल नामक एक सामंत था, अर्थात इनका जो सेनापति था, उसने क्या किया था, राजीव लोचन का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसकी जानकारी तो कहाँ से मिली है, राजीव लोचन के शिलालेख से मिली है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद इसके बारे में क्या है, तो देखिए ये इनके समय में एक और इनका सामंत था। ठीक है, इनका एक और सामंत था जिनका नाम क्या था, तो वल्लभ राज। ठीक है, वल्लभ राज नामक एक सामंत था। उसने क्या करवाया था, तो उसने खारंग जलाशय का निर्माण करवाया था। ठीक है, खारंग जलाशय का निर्माण करवाया था। ये खारंग जलाशय कौन सा है, जो आप लोग घूमने जाते हो, खूटा घाट डैम। ठीक है, खूटा घाट डैम घूमने जाते हो, जो अपने बिलासपुर में स्थित है, यहाँ रतनपुर के आगे। ठीक है, वही खारंग जलाशय, मतलब जो खूटा घाट है वो खारंग जलाशय में ही स्थित है। ठीक है, तो उस खारंग जलाशय का निर्माण किसने करवाया था, तो वल्लभ राज नामक एक सामंत ने करवाया था। राजीव लोचन का मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, जगतपाल ने करवाया था। ये भी उनका सेनापति सामंत था, लेकिन इनका एक और सामंत था वल्लभ राज, इसने क्या करवाया था, खारंग जलाशय का निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, मैंने 2 सामंतों के बारे में बता दिया। ठीक है, 2 सामंत के बारे में मैंने बता दिया, एक वल्लभ राज, एक जगतपाल। एक और सामंत के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत कम पुस्तकों में लिखा रहता है और बहुत कम लोगों के पास जानकारी रहता है। एक का नाम याद रखिएगा, ब्रह्मदेव। ये भी क्या था, इनका एक सामंत था। इसने क्या करवाया था, तो संबलपुर में, अर्थात संबलपुर कहाँ है अभी वर्तमान में, संबलपुर जो है उड़ीसा बॉर्डर पर है, अपने छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर में जो है वह संबलपुर नामक क्षेत्र पर इसने क्या करवाया था, तो संबलपुर नामक क्षेत्र पर इसने मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाया था और नरसिंहनाथ मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, नरसिंहनाथ
नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ब्रह्मदेव ने करवाया था संबलपुर पे, ठीक है। और ये जो है नरसिंह भगवान का एक बहुत बढ़िया मंदिर है जिसको किसने करवाया था? ब्रह्मदेव ने क्या करवाया था? निर्माण इसका करवाया था, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, नारायणपुर, ठीक है। नारायणपुर, देखिए दोस्तों, नारायणपुर अपना वो बीजापुर नारायणपुर जो बस्तर संभाग में पड़ता है, उस नारायणपुर की बात नहीं हो रही है। अपना बलौदा बाजार जो जिला है वहाँ पर भी एक नारायणपुर नामक क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर इसने क्या करवाया था? तो धुरजटी मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। धुरजटी मंदिर का निर्माण करवाया था और डूमर महल, ठीक है, डूमर महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो देखिए ब्रह्मदेव ने क्या करवाया? संबलपुर वाले क्षेत्र पर, अर्थात जो ये अपना छत्तीसगढ़ है और ये जो उड़ीसा है, इसी बॉर्डर पर यहाँ पर संबलपुर पड़ता है, इसी पर इसने क्या करवाया था? तो नरसिंहनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और नारायणपुर में धुरजटी मंदिर का और डूमर महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। कौन? इसके तीसरे सामंत जिसका नाम क्या था? ब्रह्मदेव था, उसी ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में मैंने तीन महत्वपूर्ण इनके सामंतों के बारे में, इनके सेनापति के बारे में मैंने बता दिया। इस सबसे पहले तो यही फैक्ट कि सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र इसके बारे में मिले हैं। साहिल का वंशज जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। उसके बाद इसकी सर्वप्रमुख जानकारी, सबसे ज़्यादा जानकारी जो है हमको कहाँ से मिलती है? राजीव लोचन के मंदिर से मिलती है, क्योंकि इसके सेनापति ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद एक इनका और सामंत है जिनका नाम है वल्लभराज ने जो खूटा घाट डैम, जिसमें जो कि खारंग जलाशय पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, इसको संजय गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। संजय गांधी जलाशय या संजय गांधी बांध के नाम से उस खूटा घाट बांध को जाना जाता है, ठीक है, खारंग जलाशय को, ठीक है। खारंग नदी पर स्थित है। ब्रह्मदेव ने क्या करवाया था? संबलपुर में नरसिंहनाथ मंदिर और नारायणपुर, जो कि नारायणपुर कहाँ है? बलौदा बाजार में, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है बलौदा बाजार में है, ठीक है, बलौदा बाजार में है। यहाँ पर इसने धुरजटी मंदिर एवं डूमर महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा इनके समय में एक और, ठीक है, खड़ग तालाब, आप लोग सुने होंगे, खड़ग तालाब का निर्माण हुआ था दोस्तों, ठीक है। इनके समय में खड़ग तालाब का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। किनके समय में? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में हुआ था, ठीक है। तो ये जो चारों पांचों फैक्ट है उसको याद रखिए, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एक एक लाइन में है सभी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो क्या लग रहा है? थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं उतना, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा एक चीज़ और है इसके बारे में, ठीक है, एक चीज़ और है। इनके समय में खड़ग तालाब का निर्माण तो हुआ ही था, इनके समय में और है, इन्होंने रतनपुर में, ठीक है, इन्होंने रतनपुर में गज किला का निर्माण करवाया था, ठीक है। गज किला का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था गज किला का निर्माण? तो गज किला का निर्माण जो है पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। और गज किला कहाँ निर्माण करवाया था? रतनपुर में करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रावण की एक ऐसा मूर्ति निर्मित किया गया था यहाँ पर, जिसमें रावण जो है स्वयं का जो गला है उसको काट रहा है, ऐसा उसमें दिखाया गया था, ठीक है। अर्थात वह मूर्ति जो है रावण की थी, जो लंका वाला रावण है उसी रावण की थी, और उसमें ऐसा दिखाया गया था कि वह जो है अपने स्वयं का गला काट रहा है, ठीक है। स्वयं का गला को काटते हुए क्या करवाया गया था? गला को काटते हुए ऐसी मूर्ति बनवाई थी जो कि स्वयं का गला को ऐसे काट रहा है, ठीक है। तो रतनपुर में गज किला का निर्माण, उस गज किले में ये रावण का मूर्ति बनाया था, ठीक है, रावण का मूर्ति जिसमें स्वयं का गला को काट रहा है ऐसा उसमें दिखाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में सभी चीज़ें। कुल मिला के 5-6 चीज़ें ही हैं, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र साहिल का वंशज जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इनकी जानकारी जो है राजीव लोचन मंदिर से प्राप्त होती है। सामंत जो है वल्लभराज खारंग जलाशय का निर्माण करवाया, जिसको संजय गांधी जलाशय के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मदेव एक और सामंत जिन्होंने संबलपुर में नरसिंहनाथ मंदिर एवं नारायणपुर जो कि बलौदा बाजार में स्थित है वहाँ पर धुरजटी मंदिर एवं डूमर महल का निर्माण करवाया। इसके अलावा खड़ग तालाब का भी निर्माण इन्हीं के समय में हुआ, इन्होंने ही करवाया था। और रतनपुर में गज किला का निर्माण करवाया, जिसमें एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसा मूर्ति है
जो कि रावण की है, और वो एक ऐसी मूर्ति है जो जिसमें स्वयं का वो जो है सिर काटते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कुल टोटल हो गया किसके बारे में, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। इसके बाद याद रखिए इनका 2 पुत्र था। ठीक है, 2 पुत्र थे इनका, एक का नाम था जगदेव और दूसरे का नाम था जाजल्यदेव, दूसरे का नाम था जाजल्यदेव द्वितीय। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पुत्र था कौन, जगदेव था। ठीक है, बड़ा पुत्र कौन था, तो जगदेव था, लेकिन छोटा पुत्र कौन था, छोटा पुत्र था जाजल्यदेव द्वितीय। इसमें उन्होंने क्या किया, जब पृथ्वीदेव का शासन जब चल रहा था तो उस समय हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। जब पृथ्वीदेव का शासन चल रहा था तो उस समय उसका जो बड़ा पुत्र था उसको कहाँ जाना पड़ गया, उड़ीसा बॉर्डर पर जाना पड़ गया। ठीक है, उड़ीसा बॉर्डर पर जाना पड़ा। जैसे कि ये अपना मान लो ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है। ठीक है, ये उड़ीसा है। तो इस उड़ीसा बॉर्डर पर जा करके तैनात रहना पड़ा किसको, जगतदेव को। क्यों गया था वहाँ पर, लगातार विद्रोह हो रहे थे, उस विद्रोह को दबाने के लिए इसका बड़ा बेटा कहाँ गया था, जगदेव जो है वह इधर गया था, कहाँ, उड़ीसा बॉर्डर पर गंग शासकों का क्या कर रहा था, हमला को रोक रहा था। ठीक है, उसी समय में हुआ क्या कि इनके पिता अर्थात पृथ्वीदेव का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, तो मजबूरन क्या करना पड़ा, ये तो वापस नहीं आए, लेकिन इसका छोटा पुत्र जो था जाजल्यदेव, उसी का क्या कर दिया गया, राज्य तिलक करके उसको क्या कर दिया गया, नया साम्राज्य बना दिया गया, सम्राट बना दिया गया। ठीक है, राजा बना दिया गया इसका राज तिलक करके। जबकि बड़ा बेटा जो था वो जगतपाल जो है वह उड़ीसा बॉर्डर पर रक्षा कर रहा था। ठीक है, अपने राज्य का। ठीक है, तो इस प्रकार जाजल्यदेव द्वितीय जो है अगला शासक बन गया। किस प्रकार जाजल्यदेव द्वितीय बना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इसको मिटाते हैं, फिर पढ़ते हैं जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। इतना तो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि यहाँ पर ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपका बिल्कुल कमेंट का जवाब दिया जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, तो जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, तो जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में। जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों इनका शासनकाल, इसका पिता जो था उनका नाम क्या था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय। इनका शासनकाल था 1135 से लेकर के 1165 तक का। ठीक है, 1135 से लेकर 1165 तक का किनका शासनकाल था, इनके पिता पृथ्वीदेव का। जबकि जाजल्यदेव का बहुत ही कम समय के लिए इन्होंने एक शासन किया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी कि कोई बीमारी की वजह से। ठीक है, किसी को नहीं पता चल पाया उस समय इनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन इनका मृत्यु जो है वह बहुत ही कम समय में हो गया था। 1165 में इन्होंने शासन को चालू किया था अपना, और 1168 में ये जो है ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये क्या हुआ था, ये जो है छोटा था। ठीक है, यह जो है छोटा पुत्र था, इसी को राज तिलक करके क्या कर दिया था, इसको राज तिलक करके शासक बना दिया गया था। जबकि इसका बड़ा भाई जो था वह शासन नहीं कर सका, क्योंकि वह उड़ीसा बॉर्डर पर अपने राज्य की रक्षा करने के लिए गया था। ठीक है, तो ये आ गया। इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इनका एक सामंत, उसको याद रखिएगा, सामंत का नाम था अल्हड़देव। अल्हड़देव इनके सामंत का नाम है। ठीक है, इनके सामंत का नाम क्या है, अल्हड़देव। इनके समय में याद रखिएगा, इनके समय में जो वो है क्या है, जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक हैं, त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक हैं जिसका नाम है जय सिंह। ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी शासक। ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी वर्सेस छत्तीसगढ़ के कलचुरी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी, दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। दोनों के बीच युद्ध हुआ। देखिए दोस्तों, इसका बड़ा भाई गया है कहाँ, बड़ा भाई गया है इसका उड़ीसा बॉर्डर पर। जो उड़ीसा के गंग राजा है उनसे क्या करने के लिए,
उनसे हमला को उनका रोकने के लिए, ठीक है, विफल करने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि त्रिपुरी के जो जय सिंह शासक है वह इसके समय में क्या कर देता है, हमला कर देता है, और इसका सामंत अर्थात इसका सेनापति जो रहता है अल्हड़ देव, वह क्या करता है, इसका नेतृत्व करता है। और त्रिपुरी के कलचुरी और छत्तीसगढ़ के कलचुरी दोनों के मध्य क्या होता है, एक भीषण युद्ध होता है। और यह भीषण युद्ध जो होता है वह सिवरी नारायण के पास होता है, सिवरी नारायण के पास होता है। यह भीषण युद्ध कहाँ होता है, तो सिवरी नारायण के पास होता है। यह वही सिवरी नारायण है जहाँ पर क्या हो रहा है, राम वनगमन का दूसरे चरण में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर माता सबरी ने श्री राम जी को जूठे बेर खिलाए थे। ये वही सिवरी नारायण है, यही इसी सिवरी नारायण के पास दोनों का भीषण युद्ध होता है। और इस भीषण युद्ध में जो कलचुरी के जय सिंह शासक है, कलचुरी का जय सिंह शासक, ठीक है, जय सिंह शासक, वह क्या हो जाता है, हार करके भाग जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस अल्हड़ देव का सामंत जो कि सेनापति है अल्हड़ देव, वह क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अल्हड़ देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इस अल्हड़ देव की मृत्यु हो जाती है, इनका स्वर्गवास हो जाता है, ठीक है, शहीद हो जाते हैं बोले तो देखिए ये जो है जाजाला देव के बारे में स्टोरी है, ठीक है, 1165 से लेकर 1178 तक का ये रहे। ये छोटा पुत्र था, ठीक है, किसका, पृथ्वीदेव द्वितीय का, जबकि इसका बड़ा पुत्र जो था वह जगदेव था और वह उड़ीसा बॉर्डर पर राज्य की रक्षा कर रहा था उस समय। इसी कारण इसका राज्य तिलक करके शासक बना दिया जाता है। इनका एक सामंत रहता है अल्हड़ देव। इसी ने ही क्या किया था, जो त्रिपुरी के शासक जयसिंह है उसने इसी के समय में हमला किया था और उन्हीं को लड़ते लड़ते ये क्या हो गए, शहीद हो गए थे, ठीक है। तो जाजाला देव के बारे में आप लोग इतने फैक्ट को याद रखिए। इसके अलावा इसने क्या क्या काम किए हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनके समय में क्या क्या काम हुए हैं उसको याद रखते हैं। सबसे पहले तो इनके समय में इनका जो सामंत है, इनके सामंत का नाम क्या बताया, तो सामंत का नाम बताया मैंने अल्हड़ देव, ठीक है, सामंत का नाम बताया अल्हड़ देव। इसी अल्हड़ देव ने मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, क्या मंदिर, चंद्रचूर्ण मंदिर, ठीक है, चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था, तो ये अल्हड़ देव ने, ठीक है, अल्हड़ देव ने। और कहाँ करवाया था, तो सिवरी नारायण में करवाया था, ठीक है, सिवरी नारायण में करवाया था। जो सिवरी नारायण तरफ के होंगे, जो वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता होगा ये चंद्रचूर्ण मंदिर के बारे में, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसके समय में इनके समय में एक व्यक्ति, ठीक है, इनके समय में एक व्यक्ति जिसका नाम है क्या, सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ ने क्या करवाया था, इनके समय में एक व्यक्ति थे जो कि सोमनाथ ने जो है मल्हार में, ठीक है, सोमनाथ ने मल्हार में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, केदारेश्वर मंदिर का निर्माण सोमनाथ ने करवाया था, जबकि चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण सिवरी नारायण में अल्हड़ देव ने करवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार इनके द्वारा दो जो है बहुत महत्वपूर्ण क्या है, इनके द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। ये इनका स्टोरी है किस प्रकार अल्हड़ देव ने क्या किया। अल्हड़ देव का जो पुत्र था उल्हड़ देव, उसी का इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र की तरह लालन पालन किया, ठीक है, किसने, जाजाला देव द्वितीय ने। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। इसके बाद जो उनका देखभाल है वह इनके जो अगला उत्तराधिकारी है उनके ऊपर आ गया, रत्नदेव तृतीय के ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रत्नदेव तृतीय के बारे में, कैसे रत्नदेव तृतीय जो है अगला शासक बने और कैसे इनका स्टोरी रहा, उसके बाद फिर उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इनका ताम्रपत्र को याद रखिए दोस्तों, इनका ताम्रपत्र को याद रखिए। ये ताम्रपत्र कहाँ से मिले हैं, तो अमोदा से मिले हैं प्लस सिवरी नारायण से मिले हैं। अमोदा से मिले हैं, सिवरी नारायण से मिले हैं। ये अमोदा तो बहुत फेमस है, ठीक है, अमोदा का तो बहुत लोगों का ताम्रपत्र है, जैसे पृथ्वीदेव प्रथम का और बहुत लोगों का अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलता है। तो इनके ताम्रपत्र को याद रखिए। अमोदा ताम्रपत्र कहाँ से मिला है, इनका 3 ताम्रपत्र है, एक तो अमोदा से मिला है और एक मल्हार से मिला है और एक सिवरी नारायण से मिला है, ठीक है। यहाँ पर मल्हार छूट गया दोस्तों, ठीक है, मल्हार भी लिख लीजिएगा आप लोग, मल्हार। तो अमोदा, सिवरी नारायण, मल्हार 3 जगह से क्या मिला है,
तो इनका शिलालेख ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग चलिए आगे अगला शासक जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला शासक कौन है? तो जगदेव है। जगदेव ये जो है 1168 से लेकर के 1178 तक का शासन किया। 1168 से लेकर के 1178 तक का शासन किया। देखिए दोस्तों, ये पृथ्वीदेव का बड़ा पुत्र था। ठीक है, ये पृथ्वीदेव का बड़ा पुत्र था। ठीक है, बड़ा पुत्र था। पृथ्वीदेव का कैसा पुत्र था? तो बड़ा पुत्र था। देखिए ये जो है 11-10 वर्षों तक लगभग शासन किया। इनको शासन करना इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि जो इनका छोटा इनका छोटा भाई जो था, जिनका नाम क्या था, जाजलदेव था, वह जो है इससे पहले शासन कर रहा था। ठीक है, ये बड़ा होने के बावजूद भी क्यों शासन नहीं किया? क्योंकि ये जो है उड़ीसा बॉर्डर पर अपने राज्य की रक्षा के लिए गया था, लेकिन पृथ्वीदेव का अकस्मात मृत्यु हो गया, अचानक मृत्यु हो गया था। इसलिए इसके छोटे भाई जो जाजलदेव प्रथम है उसको क्या करना पड़ा था? ज़बरदस्ती उत्तराधिकारी जो है उसको घोषित करना पड़ा था। राज तिलक उसको सौंपे थे और उसको अगला शासक बनाया गया था। ठीक है, जबकि जगदेव जो है वह बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जाजलदेव की मृत्यु हो जाती है बहुत ही कम समय में, तो इनको अगला शासक बनाया जाता है। इनके द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जगदेव के द्वारा क्या महत्वपूर्ण काम किया गया? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने खरौद से प्राप्त होता है जाजलदेव मृत्यु के उपरांत, ये जो है ठीक है। देखिए ये पृथ्वीदेव का पृथ्वीदेव का पुत्र था। ठीक है, पृथ्वीदेव का बड़ा पुत्र था। ये जो है लगभग 10 वर्षों तक का शासन किया। इसके समय में राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी। राज्य में अव्यवस्था इसके समय में फैल गई थी। इसके बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है बस, लेकिन इसके बारे में ये याद रखिएगा कि पृथ्वीदेव का ये जो है बड़ा पुत्र था, इसका छोटा पुत्र जो है पृथ्वीदेव का छोटा पुत्र इससे पहले, जगदेव से पहले जो है शासन किया था। ठीक है, चलिए अब फिर अगला शासक के बारे में पढ़ते हैं। अगला शासक है रत्नदेव तृतीय के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासनकाल 1178 से लेकर के 1198 तक का रहा। ठीक है, 1178 से लेकर के 1198 तक का इनका महत्वपूर्ण शासन को माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह जो है एक प्रसिद्ध शासक एवं एक निर्माणकारी शासक के रूप में माने जाते हैं। अर्थात इनके समय में भी बहुत अच्छे ऐसे छत्तीसगढ़ में निर्माण हुए। ठीक है, वास्तुकला में, जो कि अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। देखिए दोस्तों, इनके द्वारा हम लोगों इनके पक्ष में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। ठीक, मैंने क्या बताया था इससे पहले? मैंने आपको बताया था कि जो जगदेव है, ये जगदेव है, उसके समय में राज्य में क्या हो गई थी? अव्यवस्था फैल गई थी। ठीक है, राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी, अर्थात क्या हुआ था? एक भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, भीषण अकाल पड़ा था, उसी बीच में इस जगदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, भीषण अकाल पड़ा था, उसी बीच में जगदेव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका जो पुत्र है रत्नदेव, जिनका नाम है रत्नदेव तृतीय, ये इनको अगला शासक बना दिया जाता है। 1178 से लेकर के 1198 तक का इन्होंने शासन किया। ठीक है, इन्होंने इनके समय में एक याद रखिएगा भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, देखिए दोस्तों, अकाल तो इनके समय में पड़ा था, लेकिन ये जो है जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद अगला जो शासक है, उसके बाद ये भीषण अकाल का जो प्रभाव है, जो भीषण अकाल है, उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वह किसके समय में पड़ा? तो इसके समय में पड़ा भीषण अकाल। भीषण अकाल का इनके समय में क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। इसी में क्या हो गई? जो राज्य है, राज्य में क्या हो गई? अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। इसी अव्यवस्था की स्थिति को पैदा हुआ, उसी को खत्म करने के लिए इन्होंने एक ब्राह्मण को क्या किया था? देखिए दोस्तों, इस रत्नदेव तृतीय के बारे में हम लोगों को कहाँ से जानकारी मिलती है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में जो प्रमुख फैक्ट है उसको देख लेते हैं। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, भीषण अकाल पड़ा था, उसका प्रभाव जो है बहुत ही घातक था। इसी जो अकाल पड़ा था, इसी के कारण जो है राज्य में क्या हो गई थी?
अव्यवस्था फैल गई थी, राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी। इसी अव्यवस्था को दूर करने के लिए इन्होंने एक ब्राह्मण को क्या किया था, तैनात किया था, ब्राह्मण से शिक्षा ली थी और ब्राह्मण को नियुक्त किया था, ठीक है। उसका नाम क्या था, तो गंगाधर ब्राह्मण था। इसी गंगाधर ब्राह्मण ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए इस जो अव्यवस्था फैली हुई स्थिति है उसको कंट्रोल किया, ठीक है। अब देखते हैं इसके द्वारा निर्माण कार्य किया गया, ठीक है। पेपर में पूछा था कि रत्नदेव तृतीय के द्वारा निर्माण कार्य को समझाइए, ऐसे करके मेंस में भी और इनके द्वारा निर्माण कार्य किया हुआ चीज़ों को पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है। वन टाइम एग्जाम में भी पूछा जाता है। इनके द्वारा पूरापाती मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कहाँ, रतनपुर में, ठीक है। रतनपुर में निर्माण करवाया गया था। ये जो है शिव मंदिर है, ठीक है। पूरापाती मंदिर जो है शिव मंदिर है। इसके अलावा इन्होंने एक वीरा मंदिर जिसको हम लोग वर्तमान में लखनी देवी मंदिर के नाम से जानते हैं, लखनी देवी मंदिर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा, तो ये इसके द्वारा, रत्नदेव तृतीय के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद है इनका एक सामंत था, इनके सामंत के द्वारा जो खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ठीक है। खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसका क्या करवाया गया था, तो जीर्णोद्धार करवाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार रत्नदेव तृतीय जो है वह महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, और इनका जो है योगदान कलचुरी वंश में बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इनके निर्माण को याद रखिए। सबसे पहले तो पूरापाती का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। एक वीरा मंदिर जिसको लखनी देवी मंदिर के नाम से जानते हैं रतनपुर में, उनका निर्माण करवाया था। और इनके सामंत जिसने खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। उसको याद रखिए आप तीनों चीज़ों को, ठीक है। पढ़ते हैं प्रतापमल के बारे में, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन प्रतापमल के बारे में, इसको स्टार दे देते हैं, ठीक है। ये जो शासक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग प्रतापमल के बारे में। तो आप लोगों ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो प्रतापमल के बारे में ये याद रखिए कि जो प्रतापमल है वह सबसे जो कम उम्र में इसने क्या किया था, शासन प्रशासन को चलाना शुरू किया था। कम उम्र में इनको राजगद्दी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। देखिए ये जो है 1198 से लेकर के 1222 तक का इन्होंने क्या किया था, तो महत्वपूर्ण शासन किया था अपने छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कलचुरी वंश का। और देखिए इसके समय में 2-3 फैक्टों को आप याद रखिए। सबसे पहली बात तो यही है कि इनके द्वारा तांबे का सिक्का चलाया गया था, ठीक है। तांबे का सिक्का चलाया गया था जो कि कैसा था, तो चक्राकार था, ठीक है। चक्राकार था। वह कैसा था, षटकोणाकार, ठीक है। षटकोणाकार था। तांबे का सिक्का चलाया गया था जो कि चक्राकार था और षटकोणाकार था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो तांबे का षटकोणाकार और था अथवा चक्राकार का सिक्का किसने चलवाया था, तो प्रतापमल के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इनका जो ताम्रपत्र है वो 3 जगह से मिला है दोस्तों। इनका ताम्रपत्र 3 जगह से मिला है, इसको याद रखिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक याद रखिएगा कोनारी, एक याद रखिएगा बिलाईगढ़, ठीक है। एक याद रखिएगा कोनारी, एक याद रखिएगा बिलाईगढ़, एक याद रखिएगा पेंड्राबंद से, ठीक है, पेंड्राबंद, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 3 जगह से क्या मिले हैं, इसके सिक्के मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं। किनके, प्रतापमल के। सिक्के नहीं है, सॉरी, ताम्रपत्र है। तो इन ताम्रपत्रों को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और बनता है। तांबे का चक्राकार सिक्का और षटकोणाकार सिक्का किसने जारी किया था, ठीक है। जगदेव के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा याद रख लेना है, क्योंकि इसके बारे में जो भीषण अकाल है उसकी अव्यवस्था को फैली नज़र आ रही थी, ठीक है। इसी समय इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन अव्यवस्था का प्रभाव जो है रत्नदेव तृतीय के समय में देखना पड़ा, और इसके लिए इन्होंने एक गंगाधर ब्राह्मण नामक एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया था उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। पूरापाती का शिव मंदिर, ठीक है, एक वीरा मंदिर, सामंत जो खरौद लक्ष्मणेश्वर का जीर्णोद्धार करवाया है वो रत्नदेव तृतीय से संबंधित है। इसके अलावा अंतिम शासक माने जाते हैं कौन, प्रतापमल। इसके बाद जो है रतनपुर के कलचुरी शासकों में एक अंधकार युग नामक स्थान आ जाता है। अर्थात अंधकार युग का मतलब ये है
कि लगातार लंबे समय से चलते आ रहे शासकों का क्रम जो है बीच में टूट जाता है। ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक का किसी भी शासकों के बारे में कोई हमको जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद सीधा जो 14वीं शताब्दी है उसके अंत में हम लोगों को सीधा रतनपुर और रायपुर दो तरफ बटे हुए कलचुरियों का हम लोगों को प्रशासन देखने को मिलता है, उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि जो ये कैसे बढ़ गया कलचुरी जो है, कलचुरी जो है कैसे दो भागों में बढ़ गया, एक रतनपुर में बढ़ गया और एक रायपुर में बढ़ गया। तो ये किस प्रकार हो गया इसको हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे। और रतनपुर से संबंधित, रतनपुर से जुड़ी शासकों को और रायपुर से जुड़ी शासकों को, दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। नोट्स तो बना ही रहे होंगे, कंटिन्यू नोट्स तो बनाइए और अपने कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, क्योंकि बुक में तो लिखा मिल ही जाता है लेकिन कॉपी में जो लिखा रहता है वो एक्चुअल में याद रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।